नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कोर सेक्टर आउटपुट के बारे में। तो जो हमारी कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी रिकॉर्ड जो है ना 32 महीनों की यहाँ पर हाई आउटपुट देखने को मिली है। पिछले 32 महीनों की अगर हम कंपैरिजन कर लें तो अभी 6.8% का जो ग्रोथ रेट है वो पाया गया है। जो अभी इस जो लेटेस्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है मार्च 31 मार्च 2021 के बाद। तो अभी कैसे क्यों बढ़ी है इतनी, यहाँ पर क्या रीजन है और भी यहाँ पर क्या सिनेरियो हमारे कोर सेक्टर आउटपुट का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कोर सेक्टर आउटपुट इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज भारत की जो कि भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है। तो इनके बिना इकोनॉमी चलाना नामुमकिन है। तो ये आठों की आठों पिक्स है आपके सामने। तो हमारी ये 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है भारत की। जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देख सकते हो। इसके अलावा स्टील देख सकते हो। यहाँ पर ये सभी की सभी इंडस्ट्रीज है। तो इनका बकायदा मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ये इंडस्ट्रीज है और कितना यहाँ पर ग्रो करी है ये, और यहाँ कितना लॉस इनको हुआ है। तो अभी शुरुआत में यही बात करें कि कोर सेक्टर आउटपुट जो है अभी 32 महीनों का अभी तक का हाई पाया गया है। तो यहाँ पर 6.8% की ग्रोथ रेट पाई गई है। तो इसका रीजन यही है कि बेटर प्रोडक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिली है, स्टील की, सीमेंट की, इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट गवर्नमेंट का डाटा है उसके हिसाब से यहाँ पर बात की जा रही है। देखो यहाँ पर अगर स्टील की बात करें, सीमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो क्या इन तीनों के इनको अगर एब्सेंट कर दे तो क्या भारत की इकोनॉमी चलेगी? तो अगर सीमेंट ही नहीं होगा तो कैसे यहाँ पर जो है हम प्लांट्स वगैरह लगाएंगे, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, घर कैसे बनाएंगे, सड़कें कैसे बनाएंगे, पुल वगैरह कैसे बनाएंगे? मतलब कि इसके बगैर बात बनने वाली नहीं है। तो इसलिए इसे यहाँ पे इसको कोर सेक्टर का दर्जा दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी बात बनने वाली नहीं है। मशीन्स कैसे ऑपरेट करेंगे, गाड़ियां कैसे चलाएंगे? तो ये सब चीजें ना, अगर स्टील की बात करें तो स्टील, गाड़ियां स्टील से बनती हैं। ब्रिजेस वगैरह भी लोहे के बनते हैं, स्टील के बनते हैं। तो और भी बहुत सारा काम है जहां पर स्टील यूज होती है। मतलब कि कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज वो जिनके बिना बात बनने वाली नहीं है, इकोनॉमी चलने वाली नहीं। तो यहाँ पर कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जो ये अभी ग्रोथ रेट पाई गई है ना, तो इससे ज्यादा हो सकती थी। तो यहाँ पर जो प्रेडिक्शन लगाई गई थी वो ज्यादा ही थी, लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ पर कम यहाँ पर आंक कर चल रहे हैं जो एनालिस्ट है कि मतलब अगर ये रिकॉर्ड 32 महीनों की हाई भी है लेकिन फिर भी कम है। तो यहाँ पर अगर फुल ईयर कोर आउटपुट की बात करें तो इसमें यहाँ पर ये सिकुड़ी है हमारी इकोनॉमी कोर सेक्टर की। तो यहाँ पर 7% के हिसाब से सिकुड़ी है। तो यहाँ पर पहली कॉन्ट्रैक्शन ये पाई गई है पिछले 8 सालों में। तो उसका रीजन ये है कि जो पिछला फिजिकल ईयर गुजरा है हमारा, जो कि 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था और खत्म हुआ 31 मार्च 2021 को। इस फिजिकल ईयर में 9 महीने ऐसे पाए गए जिस दौरान हमारी जो यहाँ पर जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज थी ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कम हो गई। तो देखो अभी जब मार्च की बात करोगे, मार्च 2020 के बाद, तो जब फिजिकल ईयर नया शुरू हुआ था 2020-21 1 अप्रैल से, तो उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया। तो उसके बाद लॉकडाउन एक्सटेंड होता रहा। फिर बाद में धीरे धीरे इकोनॉमी अनलॉक हुई, धीरे धीरे करके इकोनॉमी का रिवाइवल हुआ था। तब जाकर यहाँ पर ना 9 महीने ऐसे गुजरे। मतलब कुछ समय तो ऐसा था कि काम रुक ही गया, फिर धीरे धीरे काम चला, लेकिन उस पैमाने पर नहीं बढ़ पाया जिस पैमाने पर पिछले साल चला था 2019-20 में, जिसके चलते यहाँ पर 7% की कॉन्ट्रैक्शन पाई गई। और यहाँ पर कोर सेक्टर इंडेक्स की यहाँ पर बात करें तो इस इंडेक्स में इन 8 कंपनीज का ना पूरा डाटा दिया जाता है कि कौन सी कंपनी कितना ग्रो कर रही है। उसके हिसाब से यहाँ पर हमें ये कोर सेक्टर इंडेक्स से पता चलता है। तो यहाँ पर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की हमारी कंपनीज होती है। तो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर बात की जा रही है कि कोर सेक्टर इंडेक्स में भी जो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पाई जा रही है 8.6% की। तो यहाँ पर अगर मार्च लास्ट ईयर के साथ अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो अभी वही बात कर रहे हैं कि अभी लो बेस इफेक्ट जो है ना अभी मार्च 2021 में हमें मिला है। तो मतलब कि जिस पैमाने पर ये बढ़नी चाहिए थी ना, उस पैमाने पर ये नहीं बढ़ी है। तो पिछला फिजिकल ईयर जो गुजरा उसमें भी इतना खास नहीं देखने को मिला, और अभी का तो मतलब बहुत ही यहाँ पर खराब इकोनॉमिक सिचुएशन होगी, जिसके चलते जिस पैमाने पर ये बढ़नी चाहिए थी उस पैमाने पर ये नहीं बढ़ पाई है। तो यहाँ पर इस चार्ट को देखिए तो ये है यहाँ पर मार्च सेक्टर की ग्रोथ। आठों के आठों यहाँ पर जो सेक्टर्स है उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये रेड लाइन आप देखोगे ना, इसका मतलब ये नेगेटिव में चलेगी, मतलब कि ग्रोथ नहीं बढ़ी है। तो कम हुई है ग्रोथ। यहाँ पर ये अलग अलग महीनों के हिसाब से यहाँ पर जो ना यहाँ पर डाटा आपको यहाँ पर से भी कंपेयर करने को मिलेगा। तो फिलहाल पहले कोल के बारे में देखते तो यहाँ पर -21.9%। तो ये मार्च के महीने के हिसाब से यहाँ पर ये डाटा है, मतलब कि कितनी परसेंट वृद्धि हुई है, यहाँ पर कितना परसेंट जो है यहाँ पर लॉस हुआ है जीडीपी का। यहाँ पर कुल जो प्रोडक्शन होती है, ग्रोथ होती है, अगर उसकी बात करें तो। दूसरा क्रूड ऑयल का सेक्टर है, तो यहाँ पर ये भी -3.1 है। नेचुरल गैस की बात करो तो ये पॉजिटिव में है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की बात करें
तो ये -0.47% के आसपास। फर्टिलाइजर्स की बात करें -5% के आसपास है। स्टील जो है ये पॉजिटिव की ग्रोथ यहाँ पर दर्शा रहा है। और सीमेंट की बात करें तो ये भी यहाँ पर जो है पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर दर्शा रहा है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसकी भी डिमांड काफी बड़ी है। ओके, तो मार्च महीने में तो यहाँ पर कुछ सेक्टर्स हैं, 8 में से 4 सेक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं, और यहाँ पर 4 सेक्टर ऐसे हैं जो कि अपनी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में शो कर रहे हैं। ओके, तो इसी तरीके से आप ये यह जो है ना ओवरऑल यहाँ पर डाटा दे सकते हो। यहाँ पर कोर सेक्टर ग्रोथ का नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, तो यहाँ पर ये 5 महीनों का डाटा है। ओके, तो इसके हिसाब से यहाँ पर ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से ना ये बात बताई जा रही है कि अगर यहाँ पर ओवरऑल इन आठों के आठों सेक्टर्स का ओवरऑल अगर हम यहाँ पर परसेंटेज लगाए तो यहाँ पर महीने के हिसाब से वो बताई जा रही है। तो ये भी आप देख सकते हो कि नवंबर में ये भी माइनस में चल रहा था, दिसंबर में, जनवरी में थोड़ा सा यहाँ पर रफ्तार पकड़ी इकोनॉमी ने और थोड़ा सा सही हुआ, लेकिन 1% तक भी हम नहीं पहुंच पाए। फिर फरवरी में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, मार्च तक यहाँ पर फिर पॉजिटिव देखने को मिला। लेकिन अभी अब जब नया इंडेक्स आएगा ना उसमें भी आपको थोड़ा इतना बढ़िया जो है इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अगर बात करें फिजिकल ईयर 2020-21 की तो यहाँ पर -7% की ग्रोथ यहाँ पर बताई जा रही है। और अगर 19-20 की बात करें तो यहाँ पर 0.4% की ग्रोथ थी। तो यहाँ पर पॉजिटिव में थे पिछले साल के साथ अगर कंपैरिजन करें इस साल का। तो यहाँ पर यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो। तो यहाँ पर अप्रैल मई की यहाँ पर बात करें कि अप्रैल मई जो कोर सेक्टर है तो यहाँ पर हो सकता है कि 50 से 70% ग्रोथ हमें देखने को मिले आने वाले समय में। तो वो आने वाला डाटा, आने वाला सिनेरियो, आने वाला जो माहौल है इकोनॉमी का वही बताएगा कि इकोनॉमी कोर सेक्टर की आगे बढ़ती है कि नुकसान और होता है और माइनस में जाते हैं। और यहाँ पर ये भी बात करें कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है तो ये भी एक इंडेक्स होता है जहाँ पर जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होती है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ना कैटेगरीज बनी होती हैं। जैसे यहाँ पर कैटेगरीज बनी है तो उसके हिसाब से यहाँ पर पाया जाता है कि ग्रोथ कम हुई है या ज्यादा हुई। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि 17.5 से 25% तक की ग्रोथ जो है ना आने वाले समय में पाई जा सकती है। तो आपने क्या याद रखना है, तो आपको ना ये आठों के आठों सेक्टर का नाम याद होना चाहिए और एक अंदाजा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर जो है ना मतलब जो है कितने पॉजिटिव, कितना ग्रोथ यहाँ पर कर रहा है, तो उसका अंदाजा आपको होना चाहिए। ओके, तो ये मतलब रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना इकोनॉमी चलने वाली नहीं, जैसे मैंने शुरुआत में बोला। तो इन आठों के बारे में आपको पता हो, कौन कौन सा सेक्टर कहाँ कहाँ पर हमें फायदा पहुंचा रहा है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी की पहले बात कर ली, सीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, स्टील के बारे में मैंने आपको बताया। अगर फर्टिलाइजर्स नहीं होंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन ज्यादा निकलती है ना उसके ऊपर यहाँ पर जो मतलब जो खेतों में खलिहानों में जो फर्टिलाइजर्स लगाए जाते हैं तो उसका काफी फायदा होता है, यील्ड बढ़ जाता है। तो अगर इसमें कमी होती है तो यहाँ पर जो सालाना जो हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है ना क्रॉप्स की उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जैसे रिफाइनरीज लगी होती हैं भारत में, जैसे रिलायंस की रिफाइनरी है, भारत सरकार की बहुत सारी रिफाइनरीज हैं। उनका काम यह है कि जो बाहर से क्रूड ऑयल हम परचेज करते हैं उनको रिफाइन करना, रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन तीनों तरह की जो फ्यूल है उनको अलग अलग करना और मतलब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आगे उनको बेचना भेजना। तो यहाँ पर ये सारा काम रिफाइनरीज करती है। तो इन ऐसे प्रोडक्ट्स को हम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ओके, तो इसके बिना भी बात बनने वाली नहीं है, पेट्रोल डीजल के बिना बात कैसे बनेगी। और इसके अलावा नेचुरल गैस, ओके, नेचुरल गैस तो वहां से ही हम यहाँ पर लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जिसको आप बोलते हो, वो निकालते हैं। ओके, तो वो आजकल आम हो गया, सभी घरों में जो है एलपीजी का सिलेंडर होना चाहिए। इसके अलावा क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसके बिना भी बात नहीं बनेगी। क्रूड ऑयल आएगा तभी तो रिफाइनरी चलेंगी, तभी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बनेंगे ना। और यहाँ पर कोल की बात कर रहे हैं तो कोल की जो आउटपुट है ना, तो कोल में भी ज्यादातर ऐसा होता है कि कोल रिलेटेड इंडस्ट्रीज आ गई या फिर जो कोल है उसकी जो पर्टिकुलर आउटपुट आ गया, तो इसको भी ज्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं। तो पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख करोड़ के आसपास का हमने कोल इंपोर्ट किया था। हालांकि भारत के पास भी काफी कोल है। ओके, दुनिया का दूसरा बड़ा बेड जो है कोल बेड भारत के ही पास है, लेकिन वो इतना कारगर नहीं है। ओके, तो मतलब इसीलिए हमें यहाँ पर बाहर से कोल मंगवाना पड़ता है, जिसके चलते बहुत खर्चा हमारा होता है। इस एक कोल के ऊपर काफी खर्चा होता है, दूसरा क्रूड ऑयल के ऊपर काफी खर्चा होता है हमारा। तो भारत सरकार अभी इन्हीं के ऊपर कंट्रोल करने जा रही है। कोल जो हमारे यहाँ पर पड़ा है ना उसी को कोल गैसिफिकेशन के थ्रू जो कन्वर्ट करके गैस बनाकर यूज किया जाएगा, जिसका कि एनवायरनमेंट के ऊपर कम इम्पैक्ट पड़ता है। और क्रूड ऑयल की जगह यहाँ पर जो है ईवी व्हीकल जो ना अभी उनका यहाँ पर विकल्प ढूंढा जा रहा है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है तो उन्होंने यहाँ पर टेस्ला को बोल भी दिया है, जो टेस्ला के सीईओ है एलॉन मस्क, अमेरिका में वो यहाँ पर टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहे हैं, तो उसको बोल दिया गया है कि जल्दी से जल्दी अपना जो प्लांट है उसको सेटअप कीजिए आप इंडिया में। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें, लेक्चर को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी सपोर्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।